आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। इस साल स्टॉक मार्केट में लगातार उछाल देखने को मिला है। सरकार की घरेलू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम रंग दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन रिफॉर्म्स का असर स्टॉक मार्केट पर दिखने लगा है। आगे भी इसका फायदा सीधे तौर पर घरेलू इकोनॉमी से जुड़े सेक्टर्स को कितना और कैसे मिलेगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल जैन और फाइनेंशियल एनालिसिस्ट डॉक्टर रवि सिंह। आप दोनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं और सवाल का आगाज करते हैं डॉक्टर रवि सिंह साहब से। डॉक्टर रवि सिंह साहब, स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करती है? स्टॉक मार्केट किसी भी देश का एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि उस देश की इकॉनमी किस तरीके से बिहेव कर रही है, और स्टॉक मार्केट से ही उस देश के ग्रोथ का पता चलता है। फिलहाल भारत में जिस तरीके से कोविड के बाद यहाँ पर स्टॉक मार्केट बढ़ा है और भारत की सरकार ने समय समय पर जिस तरीके से डिसीजन लिया है, उससे ये कहना काफ़ी आसान है कि अब स्टॉक मार्केट की समझ ज़्यादातर लोगों को आ गई है। यहाँ पर भारत सरकार ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो सब्सिडी के रूप में दिए, जिसकी वजह से भारत का स्टॉक मार्केट काफ़ी तेजी से ऊपर साइड चढ़ता हुआ नजर आया, और इसी वजह से अब स्टॉक मार्केट की एक नई पहचान यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये क्लियर है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से कि आप किसी भी स्टॉक की या किसी कंपनी में आप निवेश करके उस कंपनी के शेयर को खरीद कर एक तरीके से आप उसकी हिस्सेदारी को खरीदते हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में, भारत का स्टॉक मार्केट में यहाँ पर दो एक्सचेंज हैं इक्विटी के लिए, एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये आते हैं भारत सरकार के सेबी के अंडर में, और उस सेबी यहाँ पर रेगुलेटर है जो कि एक्सचेंजों की गाइडलाइन यहाँ पर जारी करता है, और यहाँ पर किसी भी आप कंपनी को लिस्ट करा सकते हैं और उस कंपनी में खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। यानी अगर आपको किसी कंपनी में निवेश करना है तो उसकी अगर खरीदारी करनी है या उसमें बिकवाली करनी है या लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, शॉर्ट टर्म के निवेश करना है, या फिर आप यहाँ पर जो है वो स्टॉक मार्केट के निवेश से फ़ायदा लेना है, तो आपको एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर ट्रेड करना पड़ता है। और यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर रेगुलेट करता है। विमल जैन साहब, आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इनडायरेक्ट कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी के चेयरपर्सन भी हैं, जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसको कंडक्ट करता है। अभी रवि सिंह जी ने हमें बताया कि स्टॉक मार्केट क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, इसके स्टॉक एक्सचेंज कहाँ कहाँ पर है। तो आप स्टॉक मार्केट को एक आम आदमी के नज़रिए से कैसे समझाएंगे? बहुत सिंपल, आप ग्रोसरी मार्केट ले लीजिए। ग्रोसरी मार्केट में क्या होता है, सेलर होते हैं। सेलर ग्रोसरी का जो भी आइटम है या वेजिटेबल्स का जो आइटम है, कोई पोटैटो बेच रहा है, कोई ओनियन बेच रहा है, कोई वेजिटेबल्स बेच रहा है, और उसी मार्केट में बायर होते हैं जो उनको परचेज करते हैं। यानी सेल परचेज एक ही मार्केट में हो रही है ग्रोसरी से रिलेटेड, तो हम उसे ग्रोसरी मार्केट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से शेयर मार्केट की मीनिंग आप समझ सकते हैं। शेयर मार्केट का मतलब हुआ वो मार्केट प्लेस जहां पे सेलर ऑफ शेयर्स जो शेयर्स की सेलिंग करते हैं, बायर जो शेयर्स की परचेजिंग करते हैं, उसको हम शेयर मार्केट प्लेस वेयर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर हैपनिंग। दो तरह के मार्केट हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में बड़ी बड़ी जो कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वो अपने शेयर्स लिस्टेड करवाती हैं, और लिस्टेड करवाने के बाद आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती हैं। यानी वो लोगों से अपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती हैं। इसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, जिसमें लोग इन्वेस्टर्स जितने हैं उनके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लुकिंग एट द कंपनी साइज, ग्रोथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आगे फ्यूचर में बिजनेस कैसे काम करने वाली है।
तो ये आईपीओ के जरिए ये कंपनियां कैपिटल अरेंज करती हैं फॉर देयर फर्दर एक्सपेंशन, न्यू बिजनेस, डाइवर्सिफिकेशन, मॉडिफिकेशन, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। एक सेकेंडरी मार्केट क्या हुआ, अगर आपका शेयर सेकेंडरी मार्केट में लिस्टेड हो गया, देन इट इज अवेलेबल फॉर पब्लिक टू हैव परचेस सेल, यानी आप सेकेंडरी मार्केट में जाके किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मेनली इंडिया में हमारे दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे बायर भी है और सेलर भी है, और दोनों उस मार्केट में सेल परचेज ऑफ शेयर्स करते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे शेयर की सेल परचेज होती है। एज ए लेमन लैंग्वेज यही मीनिंग निकल के आती है। किसी भी देश की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट में रवि सिंह साहब क्या रिलेशन होता है? स्टॉक मार्केट जैसा कि किसी भी देश का एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, और भारत का स्टॉक मार्केट काफ़ी तेज़ी से अप जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत की जीडीपी काफ़ी अच्छी तरीके से आगे परफॉर्म कर सकती है। हालांकि कोविड की वजह से यहाँ पर भारत में भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट देखने को मिला है। लेकिन अगर हम इस समय अलग देशों से कंपैरिजन करें, जैसे कि यूएस है, यूरोप है, जापान, चाइना, हैंगसेंग, इन सभी कंट्रीज़ में स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। और ये भी क्लियर है कि उन देशों की इकॉनमी यहाँ पर और ज़्यादा प्रभावित हुई है कोविड की वजह से। लेकिन भारत सरकार ने जैसा कि समय पर डिसीजन लिया और यहाँ पर 20 लाख करोड़ रुपए इकॉनमी में पुश किए, इसकी वजह से काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट में बढ़त बनी रही, और इसी वजह से एफआईआईज़ का निवेश भी भारत के स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्डअप हुआ है। तो आने वाले समय में अभी भी यहाँ पर कोविड की ऐसी सिचुएशन होने के बाद भी भारत की सरकार के अच्छे डिसीजन की वजह से यहाँ पर अभी इकॉनमी अच्छी चल रही है, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट यहाँ पर तेज है। आप चूंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और आपका एक अलग नज़रिया है, एक अलग इदारा है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे बताएंगे? जो व्यक्ति शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे 2 अकाउंट खोलने पड़ेंगे, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। आप कहां खोलेंगे? कई स्टॉक ब्रोकर हैं, कई बैंक हैं जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट को खोलते हैं। इस शेयर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट को खोलने के लिए आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर, अपना आधार नंबर, अपना एड्रेस प्रूफ और कुछ प्रोसेसिंग फीस, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, डिफरेंट प्रोसेसिंग फीस होती है, जो उनकी जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से चार्ज करते हैं। आप चेक कर सकते हैं मार्केट में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर सर्विस दे रहा है। आप वहां पे जाके अपना शेयर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलिए। शेयर ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब यह हुआ, जब आप सेल परचेज शेयर्स का जब करते हैं तो वो शेयर ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए होगा। जब आपने बेचा तो आपके पास पैसा उस ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, और जब आपने खरीदा तो आपको उसमें पैसे देने पड़ेंगे परचेज करने के लिए। और जो इक्विटी शेयर्स आप सेल परचेज करते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेगा। आज की डेट में जितने भी हम सेल परचेज करते हैं शेयर्स, चाहे आप किसी कंपनी का लीजिए, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। जब आप परचेज करेंगे आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, जब आप सेल करेंगे वो आपके डीमेट अकाउंट से चला जाएगा। तो ये दोनों अकाउंट एट पार वर्क करते हैं। यानी जब आपको शेयर मार्केट में एंट्री करनी है, आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और माइंडसेट बना के आप देखेंगे मुझे ये प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट है जिसको सेल परचेज ऑफ शेयर्स के लिए करना है। तो सबसे पहला काम, आप अपना शेयर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोलिए। एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर या बैंक में खोलिए जो आपको अच्छी और बेहतर सर्विस दे और कॉम्पिटिटिव प्रोसेसिंग फीस चार्ज करे, और उसके द्वारा आप किसी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जाके सेल परचेज ऑफ शेयर्स कर सकते हैं। और ये प्रोसेस जो एंट्री का है, ये अजय आपको सिर्फ
ये आइडेंटिफाई करना है कि आप किस शेयर में सेल करना चाहते हैं, किस शेयर में परचेज करना चाहते हैं। बाद बाकी आपका सेल परचेज आपका शेयर ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के जरिए रूट होता रहेगा। क्या स्टॉक मार्केट हमारे देश की इकोनॉमी पर अच्छा या खराब असर डालती है? स्टॉक मार्केट किसी भी देश का हो वो एक इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में तेज़ी होती है तो आपको ये समझ में आ जाता है कि उस देश की इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर रही है और उसी देश के अन्य सेक्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर किसी देश के स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन अगर आप भारत से कंपैरिजन करें तो जिस तरीके से यहाँ पर ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर में एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पर बना है, तो इससे ये क्लियर कट एक अंदाज़ा लगता है कि भारत में इकोनॉमी अभी कोविड की वजह से ही सिर्फ प्रभावित है और बाकी समय में अच्छी यहाँ पर इकोनॉमी ग्रो कर सकती है। तो ऐसे समय में अगर स्टॉक मार्केट किसी भी कंट्री का अगर आप देखते हैं और वहाँ पर स्टॉक मार्केट में गिरावट है तो इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी, उस देश के सेक्टर, उस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं है और ये एक सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिलहाल अगर भारत की यहाँ पर चर्चा करें तो आपने देखा है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियलिटी इन सभी पर काफ़ी अच्छा निवेश देखने को मिला है और बाहर के जो FIIs का निवेश है वो भी बढ़ा है और उन्होंने भी भारत की ग्रोथ को यहाँ पर जताया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भारत का एक स्टॉक एक्सचेंज इसी वजह से तेज़ी की ट्रेंड में है। जैन साहब, अभी रवि सिंह जी ने बताया कि स्टॉक मार्केट किसी भी देश की इकोनॉमी की विंडो है, तो आप बताएं कि सचमुच इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट के उछाल एक दूसरे के साथ इतने गहराई से जुड़े हुए हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टॉक मार्केट की ग्रोथ में क्या कनेक्शन है? क्या ये एक दूसरे से कनेक्टेड है? मेरी राय में देखिए, जब आप जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं जिसमें आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी देश की समझ में आती है, जब वो ग्रो कर रही होती है तो उसके पीछे रीजन क्या होते हैं? आप सोचिए, उसके पीछे रीजन ये होते हैं कि आपकी कंट्री के जो प्रोडक्शन है, जो सर्विसेज है, उसमें ग्रोथ है, बढ़ रही है, उछाल है। यानी जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या सर्विस सेक्टर में हैं, अगर वो ज्यादा ग्रोथ कर रही हैं, उनमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और प्रोग्रेसिव है, आगे आने वाला समय उछाल की ओर है, तो आपका जीडीपी भी ग्रो कर रहा होता है। जब जीडीपी ग्रो कर रहा होता है तो क्यों कर रहा है? बिकॉज आपकी प्रोडक्शन और आपकी सर्विस ग्रो कर रही है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इन कंपनियों के जो इक्विटी शेयर्स होंगे उन्हीं की प्राइसिंग की हम बात कर रहे हैं ना। जब इनका जीडीपी बढ़ रहा है, इनकी ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी प्राइसिंग, इक्विटी शेयर्स की प्राइसिंग पे आता है। यानी शेयर मार्केट में वो शेयर्स ज्यादा परचेज किए जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा होता है, यानी मार्केट ऊपर की ओर जाता है। जब ऊपर की ओर जाता है तो एक इंडिकेशन आता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसीलिए उसका रेप्लिका स्टॉक मार्केट भी ग्रो कर रहा है। यानी इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन तो है, ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपकी जो ब्लू चिप कंपनी होती है, जो लार्ज कैप कंपनी होती हैं, उनसे मोस्टली ड्राइव होता है। और लार्ज कैप कंपनी ऑलवेज ये इंडिकेट कर रही होती है कि इन कंपनियों की ग्रोथ आगे बढ़ रही है, ऑप्टिमिस्टिक विजन है, प्रॉफिटेबिलिटी होने वाली है। यही कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रिलेटेड होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपका जीडीपी डाउन हो रहा है, डाउन होने का मतलब है आपकी डिमांड, आपकी मार्केट में डिमांड कम हो रही है, सप्लाई भी समटाइम आपकी कम हो जाती है, और कई बार जो कंपनियां होती हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो डाउनग्रेड होने लगता है। और कई बार रिसेशन की वजह से हम देखते हैं स्टॉक मार्केट गिरता है लेकिन जीडीपी इतना नहीं गिर रहा। तो कई बार हम कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन भी देखते हैं। बट ओवरऑल अगर आप समझना चाहें तो ये इकोनॉमिक इंडिकेटर तो है कि जब आपकी जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो स्टॉक मार्केट को भी दिखाती है, और स्टॉक मार्केट अगर ग्रो कर रहा है
तो वो आपकी जीडीपी को भी इंडिकेट कर रहा है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी इंडिकेट कर रहा है। ये आपका डायरेक्ट तो नहीं बट इनडायरेक्टली बहुत कुछ रिलेटेड है जो एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करता है। एक बेहद अहम सवाल, अगर स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? अगर स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है तो इसका सीधा असर इकॉनमी में और जीडीपी में भी देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही एक ऐसी जगह है जहां से कि कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर को भी बिल्डअप होता है, आम लोगों को भी कमाने का वहां पर मौका मिलता है। फिलहाल अगर मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये समझिए कि अगर ऑटो सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है तो ऑटो सेक्टर में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और अगर ऑटो सेक्टर की गिरावट होगी तो उसकी वजह से आपको ऑटो इंडस्ट्री में निवेश नहीं आएगा, और अगर निवेश नहीं आएगा तो वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री यहां पर ग्रो करती हुई नजर नहीं आएगी। तो एक तरीके से स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर होता है कि पूरी इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर में आपको निवेश मिल रहा है, कौन से सेक्टर में यहाँ पर आपको निवेश करने में फ़ायदा है और कौन से सेक्टर की आगे ग्रोथ हो सकती है। यानी कि जो पूरे देश की इकॉनमी है या पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी है उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब है कि उसका आगे का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझें तो इस समय अभी फार्मा सेक्टर में एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, और इसी वजह से पूरा विश्व इस समय जूझ रहा है कि महामारी का यहाँ पर वैक्सीन फाइंड आउट करे, और अगर वो वैक्सीन निकल के आता है तो फार्मा सेक्टर की ग्रोथ आपके सामने यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल सकती है। स्टॉक मार्केट का अच्छा होना या खराब होना उस देश की इकोनॉमी के स्टेटस को इंडिकेट करता है, तो हमारे देश की इकोनॉमी की क्या पोजीशन है? स्टॉक मार्केट का अच्छा होना या खराब होना क्या कंट्री के इकोनॉमिक स्टेटस को दर्शाता है? मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि स्टॉक मार्केट एक इंडिकेटर है। जब वो अच्छा ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, जहां पे बायर्स हैं जो बाई करना चाहते हैं, वो ये शो करते हैं कि इस समय और आने वाले टाइम में प्रोस्पेक्टिव जो कंपनीज हैं, ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, स्मॉल साइज कैप कंपनी है, इनका आगे ग्रोथ बहुत अच्छा है, ऑप्टिमिस्टिक है, तभी तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। स्टॉक मार्केट जब बढ़ रहा है तो वो एक इंडिकेट ये भी करता है कि ये जो कंपनियां बढ़ रही हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने वाली है, जिनका ईपीएस बढ़ने वाला है, जिनका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ने वाला है, यानी वो ओवरऑल आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। जीडीपी कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी ये इन कंपनियों से ही तो कैलकुलेट हो रहा है। तो इंडिकेशंस आते हैं जब स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि मेरी जीडीपी पॉजिटिव है, आगे की ओर जाने वाली है, जिसमें पॉजिटिविटी है और ये आगे ग्रो करेगी। जब स्टॉक मार्केट डाउन होता है, जब रिसेशन होता है, उसके कई फैक्टर होते हैं। हो सकता है कि कंपनियां अच्छा नहीं कर रही, और कंपनियां अच्छा नहीं करने के कई रीजन होते हैं। ग्लोबल क्लू भी होते हैं, कई बार ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन होता है, हर जगह निगेटिविटी है। सेल परचेज की जब हम बात करें, इकोनॉमिक वर्ड की जब हम बात करें, वर्ड में ट्रेड की बात करें, जब रिसेशन चल रहा होता है तो बिजनेस सेंटीमेंट डाउन होते हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव आने वाले टाइम में भी लोगों को ऐसा लगता है कि समय लगेगा। अब कोविड-19 आया, और कोविड-19 की वजह से क्या कंपनियों को असर नहीं हुआ? बिल्कुल असर हुआ। उनके 4-5 महीने आप देख लीजिए कि कोविड-19 की वजह से जो उनका नॉर्मल ऑपरेशन था उसमें हिंड्रेंसेस, ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम आई, तो उसका असर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनके टर्नओवर पे, उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे पड़ेगा, और डिविडेंड ईपीएस जो इन्वेस्टर्स को मिलता है उस पे भी असर पड़ेगा। यानी वो स्टॉक मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट लेके आता है। पर नेगेटिव सेंटीमेंट क्यों हुआ? एक फैक्टर कोविड-19 के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। एक कंपनी पे जब इफेक्ट पड़ा, उसके ओवरऑल ऑपरेशन पे इफेक्ट पड़ा, तो ये कंपनी मेरे जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो वहां भी नीचे की ओर डाउन आएगा,
पुल होगा, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल, हम तो जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं, पर जब मैंने एक कंपनी का एग्जाम्पल बताया, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल साइज हो, ओवरऑल उन सारे इंपैक्ट, तो कोविड-19 की वजह से हमने देखा कि इंपैक्ट आया है। नॉर्मल परफॉर्मेंस हमारे थोड़े कम हुए हैं, हमारी जो ओवरऑल नॉर्मल ग्रोथ है वो नहीं दिख रही है, जीडीपी रिसेंट टाइम्स में डाउन है। उस सिनारियो में हम शेयर मार्केट को भी देखते हैं, वो भी थोड़ा नीचे आता है, उसका इफेक्ट होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ, स्टॉक मार्केट का बढ़ना और घटना आपके इकोनॉमिक स्टेटस को दर्शाता है। कई बार आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमी के कई और रीजन भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा ग्लोबल क्लू हो गया, आपके किसी थर्ड कंट्री के साथ युद्ध की बात चल रही है, आपके जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसी हिंटिंग आती है, ऐसा मैसेज आता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो ऐसे कई फैक्टर, पेंडेमिक जो कोविड-19 आया है जिसकी वजह से नॉर्मल ऑपरेशन हमारा हिट हुआ है, ये इंपैक्ट करता है। यानी ये दोनों चीजों को स्टॉक मार्केट को भी थोड़ा कंटेन करने की कोशिश करता है और उसका इफेक्ट हमारे जीडीपी पे भी दिखता है, जैसा कि हम देख रहे हैं आज के दिनों में। कोविड-19 का ख़राब दौर अभी भी जारी है और यहाँ पर एक आम इन्वेस्टर के लिहाज से मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि कोविड-19 के दौरान इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में, प्रोसीजर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और एक आम इन्वेस्टर को जब वो इन्वेस्ट करे अपनी गाढ़ी कमाई को तो वो क्या क्या प्रिकॉशन ले। प्रिकॉशन इस नज़र से कि उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और उसको प्रॉफिट भी मिले। कोविड की महामारी के बाद से स्टॉक मार्केट में गिरावट भी बड़ी देखने को मिली है, लेकिन उन सेक्टर में ही सिर्फ गिरावट देखने को मिली है जो इससे ज़्यादातर प्रभावित हुए हैं। और इसमें सबसे पहले आता है एमएसएमई इंडस्ट्री, जिसमें कि सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला है। और चूंकि यहाँ पर पूरी तरह से शट डाउन होने की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स न चलने की वजह से भी इन सेक्टर्स में काफ़ी बड़ी गिरावट रही है। दूसरा सेक्टर रहा है रियलिटी का, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर रुक जाने की वजह से भी जो कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसकी रुकावट की वजह से इन सेक्टर्स में बड़ी गिरावट रही है। लेकिन इसकी वजह से, कोविड की वजह से बहुत से लोगों को पैसा कमाने का सही मौका भी मिला है, क्योंकि अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन लेकर निवेश किया तो आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भारत सरकार ने यहाँ पर इकोनॉमी को पूरी तरह से चलाने के लिए और सपोर्ट देने के लिए पूरे विश्व में सबसे पहले डिसीजन लिया और 20 लाख करोड़ रुपए इकोनॉमी में पंप किए, जिसकी वजह से कुछ सेक्टर ने ओवर परफॉर्म यानी आउट परफॉर्म किया है, जिसमें कि बैंकिंग सेक्टर और पूरी तरह से फार्मा, एफएमसीजी सेक्टर हैं, जिनमें कि इन्वेस्टरों ने अगर निवेश किया तो उनको यहां पर अच्छा मुनाफा मिल सकता है। डॉक्टर रवि सिंह साहब, विमल जैन साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए और हमें बेहतरीन जानकारी दी जो हर खासो आम को पसंद आएगी। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।